गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी लाइव आइए आप लोग। आ गए लोग। कल कुछ दिए थे आप लोग को याद करने के लिए। कहे थे कि अगर नहीं याद रहेगा तो शराब देंगे आज। कौन कौन याद किया है? गुड आफ्टरनून। यूट्यूब वाला वीडियो देख रहे हैं? यूट्यूब पे भी डाल दिए यार। जब तक अब एग्जाम आ गया तो थोड़ा सा आदमी यूट्यूब पे कम ध्यान देता है। लड़कों को, आप लोग को एग्जाम में आदमी बिजी रहता है। रात को 1 बजे हम लोग लाइव थे लोग। ठीक है, आज भी रहना है ना। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? यू कैन आस्क। ओके। यू मे आस्क होता है। देखिए, कैन जो होता है ना, कैन इंग्लिश में आप पढ़े होंगे। कैन का यूज वहां किया जाता है जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या अपने से छोटे से बात कर रहे हैं। मे का यूज वहां होता है जहां आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप अपने से बड़े से बात कर रहे हो। समझ में आया? तो आप अगर ये बोलते हैं कि यू कैन आस्क, तो मतलब ये हो जाएगा कि आप हमको ऑर्डर दे रहे हैं या आप हमसे बड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपके प्रेशर में हैं, हमें पूछना ही पड़ेगा। और ये यू मे आस्क का मतलब होता है कि सर आप पूछ सकते हैं। तो ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है कि जैसे आप सुने होंगे ना, मे आई कमिंग सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मतलब मे का मतलब होता है कि उसके ऊपर डिपेंड है। कभी सुने कैन आई कमिंग? जैसे मान के चलिए हमको आपके ऑफिस में आना हुआ, तो आप हमारे विद्यार्थी हैं, हम बोलेंगे कैन आई कमिंग, तू कहेगा नहीं, तब वो घुस जाएंगे, बकलोलवा खाएंगे, नहीं बोलता है, मगर वो करेंगे सही हो जाएगा। लेकिन मे होता है यार। हम इंग्लिश तो पढ़ाते नहीं है यार, लेकिन हम भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं। क्या बताएं यार। यही सब पढ़े करता है सीबीएसई में। कैन, कुड, मे, माइट, सुल, सैड, विल, डू डू। क्या करेगा आदमी सब पढ़ के? इंग्लिश भी पढ़ोगे लोग? हाँ, इंग्लिश पढ़ा दीजिए ना भैया। कौन कौन सी पढ़ाएगा आदमी? इंग्लिश आपके टीचर पढ़ाएंगे। चलिए, हम लोग कहाँ तक दे थे? नंबरिंग वगैरह बता दिए थे। हम आपको 64 तक पढ़ा दिए थे। कहाँ तक पढ़ा दिए थे? 64। जल्दी जल्दी, कहीं वो लाइव नहीं आया है सब। डरे कि सर आप देंगे। चलिए बताइए। ये खाड़ी 1 नंबर और ये 2 नंबर, नाम बताइए। दोनों का एक ही साथ नाम बताइए, कॉमा करके। 1 और 2 नंबर खाड़ी का नाम। 1 और 2 नंबर कौन सी खाड़ी है? आंसर दीजिए फटाफट। हाँ, अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। वेरी गुड। एगो लड़का लिख दिए एसी। हम समझ गए भैया, अलास्का बोल रहा है और कैलिफोर्निया कर रहा है। हम, आप बस इशारा कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। आप एक कदम बढ़ाओ हमारी ओर, हम दौड़ के चले आएंगे। 3 और 4 बताइए। यहाँ 3 और 4 नंबर, 2 खाड़ियों के नाम बताएंगे। 3 और 4। 3 और 4 नंबर पे बता दीजिए। हाँ, तस्मान सागर, मेलानेसियन सागर। तस्मान सागर और मेलानेसियन सागर, वेरी गुड। 3 4, तस्मान सागर और मेलानेसियन सागर। 5 और 6 कितने लोग बता सकते हैं? 5 और 6। 5 और 6 कितने लोग बता सकते हैं? 5 और 6। कोरल सागर, कोरो सागर और कोरल सागर। कोरो सागर और कोरल सागर। कोरो सागर और कोरल सागर। 7 और 8 बता दीजिए। 7 और 8 बता दीजिए। 7 और 8। 7 और 8। 7 8। सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर, वेरी गुड। सोलोमन सागर, बिस्मार्क सागर। सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर।
सोलोमन सागर और बिस्मार्क सागर। 9-10 बता दीजिए, 9 और 10। 9 और 10। 9-10। 9 और 10 बता दीजिए, 9 और 10। 9-10। वेरी गुड। आराफुरा सागर, बांडा सागर। आराफुरा सागर और बांडा सागर। आराफुरा सागर और बांडा सागर। आराफुरा सागर और बांडा सागर। ठीक है, 9-10 क्या है? आराफुरा सागर और बांडा सागर। 11 और 12 बता दीजिए। 11-12। 11 और 12। 11 और 12। 11-12। 11 और 12 बताएंगे। हाँ, 11-12। सेल्विस सागर और जावा सागर। सेल्विच सागर और जावा सागर। सेल्विच सागर और जावा सागर। सेलेबिस सागर और जावा सागर। वेरी गुड। सेलेबिस सागर और जावा सागर। चलिए तो 13-14 बता दीजिए तो। 13 और 14 बता दीजिए। 13 और 14। 13 और 14 बता दीजिए। 13 और 14 फटाफट। देखिए आज लड़के भाग गया, सब जान रहा था तो सर आप देंगे सर। थाईलैंड सागर, दक्षिणी चीन सागर। थाईलैंड सागर और दक्षिणी चीन सागर। थाईलैंड सागर और दक्षिणी चीन सागर। थाईलैंड सागर और दक्षिणी चीन सागर। वेरी गुड। 15-16 बता दीजिए। 15 और 16 बता दीजिए। 15 और 16। फिलीपीन सागर और पीला सागर। वेरी गुड। हाँ, फिलीपीन सागर पीला सागर नहीं, फिलीपीन सागर पूर्वी चीन सागर। फिलीपीन सागर और पूर्वी चीन सागर। फिलीपीन सागर और पूर्वी चीन सागर। फिलीपीन सागर, पूर्वी चीन सागर। फिलीपीन सागर और पूर्वी चीन सागर। हाँ, ईस्टर्न चीन सागर। ईस्ट सी, इसी लिख देंगे, ईस्टर्न चीन सागर हो जाएगा। आप बताइए 17 और 18 बता दीजिए। 17 और 18। ये 17 और 18 वाला बताएंगे। 17 और 18। 17 और 18 नंबर। 17 और 18। जापान सागर, पीला सागर। वेरी गुड। जापान सागर और पीला सागर 17-18 में हो जाएगा। जापान सागर और पीला सागर। जापान सागर और पीला सागर। जापान सागर और पीला सागर। चलिए 19 और 20 बता दीजिए तो। 19-20। 19 और 20। 19-20। जापान 19-20 बताइए। 19-20। ओखोटस सागर, बेरिंग सागर। ओखोटस सागर और बेरिंग सागर। अमित कुमार गुप्ता, आपके शराब के कारण 5 गो मैप भर दिए। अब भर देना भाई। अच्छा, आज लड़का नहीं आया ऐसे डर के मारे। ओखोटस सागर और बेरिंग सागर हो गया ना। इधर में 21 और 22। 21-22 बताइए। 21-22। 21 और 22। अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी। चलिए अब हम लोग कहाँ स्टार्ट करते हैं लोग? आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर पे।
आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर में। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें दो दो करके इसका ग्रुप याद करेंगे हम लोग। कितना करके? दो दो करके इसका ग्रुप याद करेंगे। रास सागर और डेविस सागर। देखिए यहाँ पर है रास सागर और यहाँ पर है डेविस सागर। आप अपना नक्शा खोलेंगे पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का नक्शा कितने नंबर पेज पे है? जितने पेज पे होगा पूरा दुनिया का नक्शा फटाफट खोल दीजिए। पहले पहले सब लोग नक्शा खोल लीजिए, फिर सागर बता दिए, अब जल संधि बता देंगे, जल संधि बता के फिर नहर बता देंगे, नहर बता के फिर नदियां बताएंगे, नदियां बताने के बाद झरना बताएंगे, झरना बता के उसके बाद आपको झील बताएंगे, पानी से रिलेटेड चीजें। स्टैटिक जीके इससे क्वेश्चन पूछेगा बाबू। स्टैटिक जीके में इससे क्वेश्चन पूछेगा, स्टैटिक जीके में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। पेज नंबर कितने पे है? जितने पे भी होगा भैया आप लोग बनाएंगे, जितने नंबर पेज पे होगा आप बनाएंगे। पेज नंबर खोलिए। खोलिए, देखिए एकदम कोना में रास सागर लिखा होगा। एकदम कोना में क्या लिखा है? रास सागर। एकदम कोना में रास सागर। अब उसके भारत के ठीक नीचे डेविस सागर लिखिएगा। जहां भारत है उसके ठीक नीचे कलम से लिख लीजिए डेविस सागर। कौन सा सागर? डेविस सागर। डेविस सागर। डेविस सागर। लिख लिए? कौन सा सागर? डेविस सागर। हो गया डेविस सागर। अब देखिए अफ्रीका के ठीक नीचे आपको लिखना है वेडल सागर। यहाँ डेविस लिख दिए, यहाँ लिखना है वेडल सागर। नंबरिंग हम गलत कर रहे हैं। नंबरिंग कितना नंबर पे है भैया? 65 पे है। 65 पे रास सागर, 66 में डेविस सागर और 67 पे आपका वेडल सागर। कौन सा सागर? वेडल सागर। अफ्रीका के ठीक नीचे लिखना है वेडल सागर। कलम से लिख लीजिए वेडल सागर। वेडल सागर कलम से लिख लीजिए, वेडल सागर। और जहां धंस गया है यहाँ पर अटलांटिक के नीचे, वहां एस्कार्सिया सागर। जहां पे धंस गया है वहां पे क्या लिखना है? एस्कार्सिया सागर। देखेंगे जहां एकदम धंस गया वहां एस्कार्सिया सागर। यहाँ पे बोलिए रास सागर, डेविस सागर, वेडल सागर। दो दो का ग्रुप, रास सागर, डेविल सागर, रास सागर, डेविस सागर। यहाँ पर वेडल सागर, एस्कार्सिया सागर लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, बढ़िया बात है। तुम जो मेरा नक्शा आ रहा है ना उसमें सब लिखा हुआ रहेगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे हम सब कुछ लिखा हुआ देंगे। वो जनवरी में आएगा एटलस। ये बोलिए तो रास सागर, डेविस सागर, वेडल सागर, एस्कॉर्सिया सागर। एस्कॉर्सिया सागर कौन सा सागर? एस्कॉर्सिया सागर। अब देखिए ये अमेरिका जहां खत्म हो रहा है, दक्षिणी अमेरिका, इसके ठीक नीचे होगा ड्रैक पास। एक रास्ता है समुंदर का, ये चौड़ा रास्ता, इसे कहते हैं ड्रैक पास। ड्रैक पास कहेगा अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका को अलग करेगा ड्रैक पास। कौन अलग करेगा? ड्रैक पास। देखिए कौन सा है? ड्रैक पास लिखा होगा आपको, ड्रैक पासेज। ड्रैक पासेज क्या लिखा है भैया? ड्रैक पासेज। ड्रैक पासेज लिख दिया। नहीं लिखा? नहीं लिखा तो लिख दीजिए यार ड्रैक पास। उसके इधर देखेंगे अमंडसन सागर, इस साइड में देखेंगे तो अमंडसन सागर। देखिए यहाँ था अमंडसन की खाड़ी और यहाँ है अमंडसन सागर।
यहाँ अमंडसन की खाड़ी सागर है, वहां था अमंडसन की खाड़ी, तो अमंडसन सागर, टोटल 70 सागर। कितने सागर देखें? 70 सागर। अभी मत कहिएगा 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो लड़की क्या बोलेगी? 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। लड़का कहेगा 70 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। जो ये बताता है कि लड़का भी खचरा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 70 समुंदर, लड़की क्या बोलेगी? 7 समुंदर, लड़का बोलेगा 70 समुंदर। किसी को कोई दिक्कत? 70 समुंदर, दो दो के ग्रुप बोलिए। रास सागर, डेविस सागर, वेडल सागर, एस्कॉर्सिया सागर, ड्रैक पास, अमुंडसन सागर, ड्रैक पास, अमुंडसन सागर, ड्रैक पास के बाद अमुंडसन सागर, ड्रैक पास के बाद अमुंडसन सागर। याद रहेगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, दुनिया के जितने भी सागर हैं, वो दुनिया के जितने ए टू जेड सागर हैं, ये सागर टोटल के टोटल सागर आपस में ज्वाइंट है सब। ये जितने भी समुंदर हैं, ये जितने सागर हैं, सब आपस में ज्वाइंट है। अब आपको फिजिक्स पता होगा कि पानी यानी लिक्विड का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप इसे आपस में ज्वाइंट कर दीजिएगा, जैसे इनको अगर आप ज्वाइंट कर देते हैं, तो ज्वाइंट करने के कारण, ज्वाइंट करने के बाद ये इनका लेवल हमेशा बराबर हो जाता है। दो पानी को अगर आप आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, तो उनका लेवल हमेशा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक तालाब को अगर आप दूसरे तालाब से ज्वाइंट कर देंगे पाइप के रास्ते, तो दोनों का लेवल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो दुनिया के जितने भी सागर हैं, क्या उनका लेवल बराबर है या नहीं है? ये बताइए। दुनिया में जितने भी समुंदर है, उन सारे के सारे समुंदर का लेवल क्या है? आपस में बराबर है। जब ये लेवल आपस में बराबर हो जाता है, ज्वाइंट है, तो इनका लेवल बराबर हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में किसी भी चीज की ऊंचाई नापनी है, तो आप कहाँ से नापते हैं? समुंदर तल से। जैसे अगर आपको हिमालय की ऊंचाई नापना है, तो बिहार से नापिएगा, तो बिहार ऑलरेडी समुंदर से 55 मीटर ऊंचा है, तो कुछ और आएगा। नेपाल से नापिएगा तो पासे दिखने लगेगा, चाइना से नापिएगा तो औरों पास दिखने लगेगा, सिक्किम से नापिएगा तो थोड़ा कम ऊंचाई दिखेगा, केरला से नापिएगा तो थोड़ा और कम दिखेगा। तो उससे बेहतर आदमी नापे कहाँ से किसी चीज की ऊंचाई? तो हर चीज की ऊंचाई को कहाँ से नापा जाता है? समुंदर के तल से। किसी भी चीज की ऊंचाई को कैसे नापा जाता है? समुंदर के तल से, समुद्र तल से। दुनिया का हर एक चीज समुद्र तल आपस में बराबर है। जैसे यहां देखिए, मान के चलिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो समुद्र का तल लेवल समान रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जमीन कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, इसे कहीं पे पहाड़ है, कहीं इधर भी लोग रहते हैं, ऐसे। तो उससे बेहतर है कि भैया ये दुनिया में कोई भी चीज को नापना है तो समुद्र के लेवल से नापिए। ये समुद्र का लेवल है। अब इसकी ऊंचाई नापनी है, तो आप कहां से नापेंगे? समुद्र तल से नापेंगे। अब इसकी भी ऊंचाई नापनी है, तो कहां से नापिएगा? समुद्र तल से नापिएगा। इसकी ऊंचाई नापनी है, तो इसको भी समुद्र तल से नापिएगा। किसी भी चीज की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है। रेलवे स्टेशन पे देखिएगा तो ऊंचाई लिखी रहती है समुद्र तल से ऊंचाई। क्या लिखी रहती है? समुद्र तल से ऊंचाई। आप रेलवे स्टेशन पे जाइएगा, ये ड्राइवर के लिए लिखा रहता है कि रेलवे स्टेशन पे ऊंचाई यानी ग्रेडियंट लिखा रहता है, ताकि ड्राइवर को जब लग जाता है कि नहीं समुद्र तल से ऊंचाई ज़्यादा है, तो ब्रेक पैडल पे ज़्यादा ध्यान देता है और पहियों के पास वो सैंड गिराता है, बालू। आप रेलवे का एक वो बोर्ड वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसमें जाके देखेंगे तो रेलवे का हम सारा इंजन के बारे में बताए हैं कि इंजन में कैसे कैसे क्या काम करता है। तो उसमें आप देखेंगे तो बालू गिरा के चलता है, वरना स्लिप कर जाएगा। तो आप में ये तो समझ में आ गया आप लोगों को कि भाई साहब जो भी चीजें होती है वो समुद्र तल से ऊंचाई क्यों नापी जाती है। किसी को इसमें दिक्कत है तो बोलिए। अरे एवरेस्ट की न्यू हाइट 8,848.8 हो गया है। समुद्र तल से नापा जाता है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इतना समझ में आ गया कि किसी भी चीज की हाइट कहां से नापी जाती है? तो समुद्र तल से नापी जाती है। समुद्र तल से ही क्यों नापी जाती है? कंसेप्ट क्लियर?
कंसेप्ट क्लियर? चलिए भैया, कंसेप्ट क्लियर तो अच्छी बात, कंसेप्ट क्लियर हो जाना अच्छी बात। हम आपसे अगर पूछते हैं कि अगर कोई सागर है जो आपस में जुड़ा नहीं है तो क्या आप उसे सागर कहिएगा? अगर कोई समुद्र है जिसका पानी दूसरे से नहीं जुड़ा है तो क्या आप उसे समुद्र कहिएगा? नहीं कहिएगा, क्योंकि समुद्र की पहली परिभाषा है कि भैया वो आपस में क्या रहना चाहिए? जुड़ा रहना चाहिए। नहीं जुड़ेगा तो आप उसे समुद्र नहीं कह सकते हैं, भले आप उसमें कुछ भी करते रहिए, उसे आप समुद्र नहीं कहेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखिएगा तो आपको कौन सा एग्जाम्पल दे देते हैं, लो भैया देख ली। आप यहां एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका कैस्पियन सागर, नाम है इसका कैस्पियन सागर। क्या ये सागर है? नाम इसका कैस्पियन सागर है। क्या ये सागर है? क्या ये सागर है? सागर नहीं है, ये काला सागर है। क्या काला सागर सागर है? क्या काला सागर सागर है? अरे है रे भैया, है, क्योंकि ये मरमरा सागर से जुड़ा है, और मरमरा सागर इजियन सागर से जुड़ा है, इजियन सागर एड्रियाटिक सागर से जुड़ा है, एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर से जुड़ा है, भूमध्य सागर अटलांटिक से जुड़ा है, अटलांटिक बिस्किक खाड़ी से जुड़ा है, ये इंग्लिश चैनल से जुड़ा है, ये आयरिश सागर से जुड़ा है, ये उत्तर सागर से जुड़ा है, ये इससे जुड़ा हुआ, ये सब जुड़े हैं सब आपस में। काला सागर सागर है। नहीं, तुमको यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, कलयुग है कलयुग, तुम लोग को यकीन नहीं है, दिखा दे। कलयुगी मानव लोग सबको दिखाते हैं। देखो, यही है काला सागर तुर्की के पास का, और ये है मरमरा सागर। आपको बताए थे कौन सी ऐसी जल संधि है छोटी सी जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ देती है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि बताइए। वेरी गुड मनीष कुमार, वास्पोरस जल संधि। मनीष कुमार जी, वास्पोरस जल संधि, वेरी गुड। अमित यादव किसान, इंडिया फर्स्ट, रागिनी, धीरज, सुमित कुमार, चंदन, सब लोग का सही है, वास्पोरस जल संधि है, वास्पोरस। आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि तुर्की एवं इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर स्थित मृत सागर क्या सागर है? क्या मृत सागर सागर है? क्या मृत सागर सागर है? क्या मृत सागर सागर है? मृत सागर सागर है? नहीं है, मृत सागर सागर नहीं है। क्यों नहीं है? तुर्की और जॉर्डन के सीमा पर है। देखिए, यह है मृत सागर, मृत सागर, ये सागर नहीं है। इस साइड में जॉर्डन है, इस साइड में इजराइल है। इजराइल और जॉर्डन के सीमा पर स्थित मृत सागर कभी भी सागर नहीं बन सकता, ये सागर नहीं है, सागर में नहीं आते हैं सब। और एग्जांपल दें आपको, और एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, क्या अराल सागर सागर है? अराल सागर सागर है? क्या अराल सागर सागर है? नहीं है, अराल सागर सागर नहीं है। तो देखिए, 3 सागर के नाम याद रखेंगे, अराल सागर, मृत सागर और कैस्पियन सागर। ये सब के सब झील हैं, सब के सब क्या है? झील है, सब बंद हो जाता है तो उसे झील कहा जाता है।
बंद हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? झील कहा जाएगा, झील। किसी को दिक्कत? झील है। चलिए, इन सागरों में कुछ विशेषता समझिए। छिपा हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक महासागर को। भूमि से बंद भूमध्य, भूमि से घिरा हुआ सागर किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागर को कहते हैं। भूमि से घिरा हुआ सागर किसे कहते हैं? भूमध्य सागर को कहते हैं। आप बताइए तो, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण है? 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 शैवाल का नाम बताओ ना यार, शैवाल तो बताएं। ट्राइकोडेस्मियम, शैवाल का नाम है ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल है। ठीक है। भूमि से घिरा हुआ सागर किसे कहते हैं? भूमध्य सागर। आप कैस्पियन सागर को मत मार दीजिएगा, भूमि से घिरा हुआ सागर, ये सॉरी कैस्पियन, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर आंसर नहीं होगा। भूमि से घिरा हुआ सागर भूमध्य सागर है। इसको लिखते चलिएगा, आपका सागर का जो लिस्ट है वहां लिख दीजिएगा। सारगैसो सागर में क्या है? तट विहीन, तट विहीन, इसके पास तट नहीं है, तट विहीन है। सारगैसो में क्या लिखेंगे? तट विहीन है, इसमें कोई भी तट नहीं है, तट विहीन सागर है, तट विहीन सागर है। और भूमध्य सागर में क्या लिखेंगे? भूमि से घिरा हुआ सागर। लाल सागर में शैवाल के कारण ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम शैवाल के कारण लाल है। ट्राइकोडेस्मियम शैवाल के कारण ये लाल रंग का होता है। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। कह रहे हैं कि सर झील है तो खारा क्यों नहीं होता है? खारा होता है भाई, खारा होता है ये। इसके पानी क्या हो जाते हैं? खारा हो जाता है। चलिए, अब हम आपको कुछ चक्रवातों के बारे में बताते हैं। चक्रवात, आप देखिए अगला टॉपिक है चक्रवात। आप उसे भर लीजिएगा नक्शा में, मटेरियल में आपको क्या कर लेना है? भर लेना है। भर सकते हैं ना? चक्रवात पढ़ाएंगे, उसके बाद से जल संधि पढ़ाएंगे। जल संधि खत्म हो जाएगा तो फिर आपको जल संधि के बाद जलधारा पढ़ाएंगे, नहर पढ़ाएंगे। चक्रवात स्टार्ट करें? साइक्लोन, साइक्लोन स्टार्ट करें। हाँ यस बोलता है, यस। देखिए साइक्लोन, साइक्लोन को कहते हैं चक्रवात। चक्रवात देखिए ये ससुरा आता कैसे है। मान के चलिए कोई एरिया है, ठीक है, और यहाँ से हर जगह ग्रीनरी है, हर जगह ग्रीन ग्रीन एरिया है। कैसा एरिया है? ग्रीन ग्रीन एरिया है। ये एरिया है, कोई मान लीजिए देश है, देश का नाम है चौकोर देश। देश का नाम क्या है? चौकोर देश। इस चौकोर देश में चारों तरफ से मान के चलिए यहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी लगाई गई है, पेड़ पौधे हैं चारों तरफ से, इसमें ग्रीनरी है, सब ग्रीनरी है, हर जगह भरे भरे पेड़ पौधे हैं इस देश में। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां मानव पहुंच गया। मानव इतना दलीदर है कि जहां पहुंचेगा वहां आतंक फैला देगा। तो मानव यहां पहुंच गया, इस जगह के पेड़ पौधों को काट दिया। बाकी हर जगह मानव कहाँ थे? पेड़ पौधे थे, हर जगह पेड़ पौधे थे। मानव यहाँ पहुंचते पेड़ पौधों को काट दिया। अब आप बताइए गर्मी कहाँ ज्यादा पड़ेगी? पेड़ पौधे तो गर्मी को रोक देते हैं,
अपने ऊपर गर्मी को सोख लेते हैं, जमीन पे पड़ने नहीं देते हैं। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, गर्म। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब आपको पता है कि गर्म हवा जब भी उठती है तो ऊपर की ओर उठती है। गर्म हवा कहाँ उठती है, ऊपर की ओर। पता है कि नहीं पता? गर्म हवा जब भी उठती है तो ऊपर की ओर उठती है। तो बताइए यहाँ की हवाएं क्या हो जाएंगी, ऊपर की ओर उठने लगेंगी। तो यहाँ की ऐसा थोड़ी है कि सारी की सारी हवाएं उड़ जाएंगी। अरे जितनी हवा थी, मान लीजिए 100 kg हवा था तो 60 kg उड़ के चल जाएगा। तो यहाँ हवाओं की कमी होगी कि अधिकता? तो यहाँ हवाओं की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब यहाँ हवाओं की कमी होगी तो यहाँ हवाओं का दबाव कम होगा। जैसे किसी छत पे अगर 100 आदमी खड़े हैं तो दबाव ज़्यादा है, 20 आदमी खड़े हैं तो दबाव कम है। तो यहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जिस वजह से यहाँ हवाएं बहुत कम बचती हैं और दबाव बहुत कम हो जाता है, जिसे हम लोग लो प्रेशर या निम्न दाब कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निम्न दाब, लो प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे, लो प्रेशर। यही लो प्रेशर निमंत्रण है, दावत है अगल बगल की हवाओं का कि तुम आ जाओ। तो इस लो प्रेशर के कारण अगल बगल की हवाएं क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। अगल बगल की हवाओं का आ जाना ही क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। और सब एक साथ आके बवंडर की तरह नाचने लगती हैं सब यहाँ पर। इसी को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर आती हैं या अंदर से बाहर जाती हैं, बताइए। चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर आती हैं या अंदर से बाहर जाती हैं? चक्रवात में क्या होता है, हवाएं बाहर से अंदर आती हैं, बाहर से अंदर आएगी, बाहर से अंदर आती हैं। चक्रवात बड़ी खतरनाक होता है। आउट टू इनसाइड, हाँ ठीक है। बाहर से क्या आती हैं, अंदर की ओर हवाएं आती हैं। ये हवाएं क्या होती हैं, बाहर से अंदर की ओर चली जाती हैं। पहला, चक्रवात का जो सेंटर पॉइंट होता है उसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं। आई ऑफ द साइक्लोन इज सेंटर पॉइंट, इसे आंख कहते हैं। शुद्ध भाषा में चक्षु कहते हैं, चक्षु। आंख को चक्षु भी कहा जाता है। तो चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख या चक्रवात की चक्षु कहते हैं, केंद्र को। तो चक्रवात में दो चीज विशेषता समझिएगा, हवाएं जब भी आती हैं बाहर से अंदर आती हैं, हवाएं बाहर से अंदर आती हैं। चक्रवात का जो केंद्र वाला भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं चक्रवात की आंख कहा जाता है। चक्रवात के जो केंद्र में होता है वो टेम्परेचर, तापमान ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से हवाएं कम हो जाती हैं और दबाव वहाँ पर कम लगता है। दाब क्या हो जाता है, लो हो जाता है। दाब क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जब चक्रवात उठता है, जब चक्रवात उठता है बवंडर की तरह, तो नीचे से थोड़ा पतला होता है, ऊपर जाके मोटा हो जाता है चक्रवात, ऐसे उठता है। आप लोग बचपन में चक्रवात देखे होंगे, नीचे पतला रहता है, ऊपर ऐसे गन गन गनिया के उड़ जाता है चक्रवात। ये अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिख रहा है, अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिख रहा है ये चक्रवात, बताइए। इसका आकार बताइए तो, अंग्रेजी का कौन अक्षर दिख रहा है, ओ। बकलोलवा को ओ लग रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़ा है रे। भी जैसा दिख रहा है रे बकलोल, भी अरे दादा दादा, ओ दिख रहा है, वो लच्छा लच्छा दिख रहा था ओ। चक्रवातों का आकार अंडा के समान होता है। अंडा जब नहीं रहे तो भी के समान होता है। चक्रवातों का आकार अंडा या भी के समान होता है। अंडा हुआ दिखिएगा, नीचे पतला होता है। अंडा समझता है सीबीएसई वाला, बैदा, बैदा बोला जाता है अंडा को महाराष्ट्र में। मराठी लोग महाराष्ट्र को बैदा बोलते हैं, अंडा को एग, एग। इसका आकार ये होता है। अब चक्रवात को नापने वाला मशीन कौन सा होता है, स्केल, किस स्केल से इसको नापा जाता है? तो चक्रवात को नापने वाले स्केल को कहते हैं टी स्केल। टी स्केल कौन सी मशीन से नापते हैं, टी स्केल से नापते हैं। चक्रवातों को नापने वाली मशीन को हम टी स्केल कहते हैं। चक्रवातों को नापने वाली मशीन को हम टी स्केल कहते हैं। चक्रवातों को नापने वाली मशीन को हम क्या कहते हैं, टी स्केल कहते हैं। क्या कहेंगे, टी स्केल कहेंगे। हवाएं कहां से आती हैं, बाहर से अंदर की ओर आती हैं। सर पहले मुर्गी आई थी कि पहले अंडा? बायोलॉजी में बताए थे, म्यूटेशन में, जब दरोगा वाला बैच पढ़ाए थे तो पहले मुर्गी की पहले अंडा। म्यूटेशन से मुर्गी बन गई थी, उसके बाद अंडा।
ठीक है, डायरेक्ट अंडा नहीं आया था, म्यूटेशन से क्या हो गया था, मुर्गी बन गए थे। जैसे कोरोना डायरेक्ट थोड़ी आया था, धीरे 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 अपना रूप चेंज किया। पहले चमगादड़ में था, थोड़ा सा रूप चेंज किया, थोड़ा रूप चेंज किया, फिर आदमी में आ गया। वैसे ही मुर्गी पहले नहीं थी, मुर्गी पहले जानवर में थे सब, धीरे धीरे रूप चेंज हुआ, होते 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 एक मुर्गी का सूप हो गया। इसमें होने में कई लाख साल लगे थे। चलो भैया, ये तो समझ में आ गया। अब चक्रवात जो होते हैं, ये चक्रवात दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होते हैं, दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होंगे। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी उत्पन्न होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी चक्रवात होता है, लेकिन दिशाएं अलग होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, और यहां दिशा इसकी क्लॉकवाइज होती है। इनकी दिशा कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे आपको रीजन ये है, ये हम आपको ज्योग्राफी के थ्योरी वाले पार्ट में समझाएंगे। फेरल के नियम ने क्या कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती हैं वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में किधर मुड़ जाती है? दाहिनी ओर मुड़ जाती है। तो अब आप बताइए, अगर यहां से हवाएं अंदर की ओर आ रही हैं तो इसका दाहिना किधर? ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है अपने गोलार्ध में। और इसको अगर आप निकाल के दिखा देते हैं आपको फेरल के नियम के हिसाब से, देखिए कैसे, इसको हटा ही देते हैं ये पेज। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये चक्रवात का बीच का भाग है। किसका भाग है? बीच का भाग है। अब यहां देखिए, हवाएं बाहर से अंदर जाएंगी, बाहर से अंदर जाएंगी, बाहर से अंदर और बाहर से अंदर। लेकिन फेरल ने क्या कहा था, ये हम थ्योरी पार्ट में बताएंगे। फेरल ने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर घूमती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वो बाईं ओर घूमती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में किधर घूमेगी? दाहिनी ओर। तो देखिए, इसका मुंह ऊपर है, दाहिना किधर होगा? मुंह अगर ऊपर है तो दाहिना इस साइड होगा, ये इस साइड घूम जाएगी। इसका मुंह इधर है, दाहिना किधर होगा? सीधे नहीं जाएगी, हल्का घूम जाएगी, तो थोड़ा सा इस साइड घूमेगी। इसका मुंह नीचे है, दाहिना किधर होगा? उस साइड, हल्का उधर घूम जाएगी। इसका मुंह इधर है, दाहिना किधर होगा? इस साइड घूम जाएगी। तो देखिए, घड़ी के उल्टा दिशा में चलेगी। तो चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। कैसे होती है? एंटी क्लॉकवाइज। भूत बोलते हैं लोग गांव में इसको। हाँ हाँ, चक्रवात पतली लड़की को खींच के लेके चला जाता है। पतली लड़की सब चक्रवात में नहीं रहेगी, सब खींच के लेके चला जाएगा। कोई ठीक नहीं है, कौन औरों खींच के लेके चल जाएगा, कहेगा चक्रवात में उधी आ गई। दक्षिणी गोलार्ध में देखिए सेम कंडीशन, दक्षिणी गोलार्ध में भी हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं। हवाएं कहाँ आती हैं? बाहर से अंदर की ओर आती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। अब दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जब बाहर से अंदर की ओर आती है तो फेरल ने कहा था कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। तो भाई हम तो इसको सीधे लेके चले आए हैं, इसको मोड़ना है कि नहीं मोड़ना है? मोड़ेंगे, जैसे उसको मोड़े थे वैसे इसको मोड़ते हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में मुड़ती है, तो इसका मुंह ऊपर है, लेफ्ट किधर होगा? इस साइड में होगा। ऐसे लेफ्ट मुड़ जाएगी, सीधे जइबे नहीं करेगी, लेफ्ट मुड़ जाएगी। ये जब फेरल का नियम पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। अब यहाँ देखिए, इसका मुंह इधर है, दक्षिणी गोलार्ध नीचे ऐसे है ना, ऐसे मुंह, तो लेफ्ट ऐसे होगा। इसका धोधड़ मुंह हुआ नीचे ऐसे ऐसे, तो लेफ्ट ऐसे होगा। ये ऐसे जा रहा है तो इसका लेफ्ट ऐसे होगा। देखो घड़ी ऐसे ही जाती है ना, घड़ी ऐसे जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। किसके नियम के हिसाब से? फेरल के नियम के हिसाब से। फेरल ने बताया था। जब जब ये फेरल का नियम आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे ना ज्योग्राफी में, तब क्लियर समझ में आएगा फेरल का नियम क्या था। तो फेरल के नियम के हिसाब से ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज हो जाती। किसी को दिक्कत? बताइए, उत्तरी गोलार्ध में कैसी होगी? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉक, क्लॉकवाइज, घड़ी के हिसाब से। अब हम आपसे पूछते हैं, ध्यान से दीजिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन कहते हैं। टोराइड जोन, टेम्परेट नहीं, टोरिड जोन। तो ये कर्क और मकर रेखा के बीच में ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध।
कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। और इसके नीचे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं शीत कटिबंध, यानी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये नीचे वाला हो गया शीतोष्ण, बीच वाला हो गया उष्ण कटिबंध, यानी टोरिड जोन हो गया उष्ण कटिबंध। और ये कौन हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। और उसके नीचे हो जाता है शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। अब आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, ये चक्रवात आया क्यों था? क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ने से ये एरिया गर्म हो गया था। अगर गर्म नहीं हुआ रहता तो यहाँ की हवाएं ऊपर नहीं जाती, तो यहाँ हवाओं की कमी नहीं होती। यानी चक्रवात आने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, जो मेन इंपॉर्टेंट, जो मेन फैक्टर होता है, वो होता है आपका सूरज का चमकना। सूरज का क्या हो जाता है? चमकना। अब अगर सूरज चमकेगा ही नहीं या कम चमकेगा तो चक्रवात नहीं आएंगे। आप बताइए, ज्यादा चक्रवात कहाँ आएंगे? टॉरिड जोन में आएंगे या टेम्परेट जोन में आएंगे? मतलब उष्ण कटिबंध में आएंगे या शीतोष्ण कटिबंध में आएंगे? दोनों में से कहां ज्यादा चक्रवात आएंगे? बताइए भाई। किस में ज्यादा आएंगे? उष्ण कटिबंध में। वेरी गुड। टॉरिड जोन में, उष्ण कटिबंध में आते हैं। क्यों? या उष्ण कटिबंध में सूरज ज्यादा चमकता है। इन्हीं दोनों के बीच में तो सूरज ही चमकता है सीधा, उसके बाद तो तिरछा चमकता है। तो उष्ण कटिबंध में चक्रवात ज्यादा आते हैं और ये बहुत भीषण खतरनाक होते हैं, क्योंकि गर्म हो जाता है, हवाएं गर्मी के दिन में धधक के उड़ जाता है, चक्रवात आते रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में भी चक्रवात आते हैं, बट वह बहुत ही कमजोर होते हैं। बहुत ही क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि कौन से चक्रवात खतरनाक होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा चक्रवात में खतरनाक चक्रवात कौन होता है, तो खतरनाक चक्रवात में आंसर क्या देंगे? बताइए तो, खतरनाक कौन सा होता है? कौन सा चक्रवात खतरनाक होगा? तो उष्ण कटिबंध वाला। उष्ण कटिबंध ये वाला चक्रवात जो होता है ज्यादा पावरफुल होता है शीतोष्ण चक्रवात से, शीतोष्ण चक्रवात से। ठीक है, देखते हैं आप लोग भूगोल को पढ़ पाते हैं या नहीं। कितने लोगों का माइंड तेज है, शार्प है, समझ के हिसाब से चलते हैं या नहीं चलते, अभी पता चल जाएगा। ये ऊपर वाला कटिबंध है फ्रिजिड जोन, जम जाता है। शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध, फ्रिजिड जोन या शीत कटिबंध, इन तीनों में से वो कौन सा ऐसा कटिबंध है जहां चक्रवात नहीं के बराबर आता है या आता ही नहीं है? इन तीनों में से वह कौन सा कटिबंध है जहां चक्रवात या तो आता ही नहीं है या तो नहीं के बराबर आता है? हाँ, शीत कटिबंध। वेरी गुड। फ्रिजिड जोन, अरे इसी का दो हिस्सा होता है, नीचे वाले को कहते हैं टुंड्रा, ऊपर वाले को कहते हैं टैगा। मतलब इस ठंडा में जहां एकदम भयानक ठंडा पड़ गया यानी एकदम नीचे, तो उसे टुंड्रा कहते हैं। जहां कम ठंडा पड़ता है उसे टैगा कहते हैं। टुंड्रा और टैगा हो गया। टुंड्रा एंड टैगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे खतरनाक चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अब वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस देश में आएंगे, तो आप अब अंदाजा लगा लीजिए। यहाँ पे अगर कोई घोंचू ये कहे कि कनाडा में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएंगे, माथा फोड़ दो साले का, उसका माथा फोड़ दो उसका। अगर कोई ये कहे कि कश्मीर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएगा, तूर दो उसको, पकड़ के कमर तूर दो इसको। हाँ, भारत में उष्ण आएगा, लगभग यूपी बिहार में भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए एकदम यहीं से गई है कर्क रेखा, जस्ट यूपी के जस्ट नीचे से गई है, एकदम हल्का सा यहाँ पे। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से चक्रवात कहेगा ना 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 यूपी आ गया, वापस चलो वापस चलो, यूपी में नहीं जाना है। ऐसा थोड़ी हो गया, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन एकदम हचाक से सोचिएगा ऊपर ले चल जाता नहीं चलेगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या उष्ण कटिबंध चक्रवात है? ऑस्ट्रेलिया में कौन से चक्रवात देखने को मिलेंगे? बोलिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन से चक्रवात देखने को मिलेंगे? उष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध या दोनों? क्या बोलेंगे, कौन सा चक्रवात देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में?
बोथ दोनों चक्रवात देखने को मिलते हैं। न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है। एक और चक्रवात है जो हम नहीं पढ़ाएंगे लेकिन आप उसे अनुभव करेंगे, वो सबसे खतरनाक चक्रवात है। वो आपके घर में तब आएगा जब आपकी शादी हो जाएगी। शादी होने के 2 साल बाद चक्रवात आएगा। वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से भी खतरनाक होता है। तो भूगोल में 3 एगो चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीत चक्रवात अभी नहीं कहता है, लेकिन आपके जीवन में एगो चक्रवात आएगा। वो कब आएगा? शादी के बाद आएगा। उस ससुरा कभी क्लॉकवाइज घूमेगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। वो दोनों अलग अलग टाइप के चक्रवात होंगे और उसका पावर जो होगा उष्ण से भी खतरनाक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप में से जो लोग शादीशुदा होंगे वो लोग देख चुके होंगे लोग ऐसे खतरनाक चक्रवातों को। समझ में आ गया? अभी एप्लीकेशन का टेस्टिंग चल रहा था तो मेरे एक मित्र आए थे, आए नहीं थे, उनको घर से भगा दी थी, भागो यहाँ से। सोचा फिर जाएगा उसको मनाएगा। समझ में? हमसे पूछ रहा है कि मनाने के लिए क्या ले ले। हम कह सोच रहे को लाठी उठी ले ले, तो कह रहा है कि उल्टे हमरे मारी हूँ। तो ऐसे ही चक्रवात की भी अनुभव आपको जल्दी होगी। भगवान करे जल्दी जल्दी नौकरी हो और आप लोग को ऐसे चक्रवात की अनुभूति हो। कब तक हम आपको किताबी नॉलेज देंगे यार, कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज भी मिले आप लोग को चक्रवातों का। चलिए आगे चलते हैं। अब इन चक्रवातों में ना कुछ फेमस फेमस चक्रवात है। समुद्र में चक्रवात ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि समुद्री लहरों को उड़ा देते हैं, और जमीन पे चक्रवात उतने खतरनाक नहीं होते हैं क्योंकि जमीन पे बहुत ज्यादा बाउंडेशन होते हैं। एक घर से टकराएगा थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा, पेड़ से टकराएगा स्पीड कम हो जाएगा, शहर में गली कुची होते हैं सब, स्पीड कम हो जाती है। लेकिन समुद्र में इन चक्रवातों को रोकने वाला कोई नहीं होता है। वो छुट्टा सांड की तरह दौड़ते हैं, समुद्री लहरों को ये भयानक उठा के ले आते हैं लहरें, और नाव अगर मिल गई तो रास्ते में डगमगा देते हैं सब ये चक्रवात। तो ये चक्रवात बहुत खतरनाक होते हैं। इसका नाम आप सुने होंगे, नरगिस, एला, सापा, कटरीना, विक्टर, ये सब अलग अलग चक्रवात थे। पहले के जमाने में चक्रवातों का नामकरण अमेरिकी नौसेना के अधिकारी करते थे। अमेरिकी नौसेना के अधिकारी अपनी पत्नियों के नाम पर चक्रवात का नाम रख देते थे। जैसे किसी की पत्नी का नाम है कटरीना, तो उसने चक्रवात का नाम रख दिया कटरीना। बांग्लादेश में एगो नौसेना का अधिकारी था, उसकी पत्नी का नाम था नीलम, उसने नाम रख दिया नीलम। यानी जब वो चक्रवात दहाड़ते हुए समुद्री लहरें आती थीं तो नौसेना के अधिकारियों को अपनी पत्नी की याद आती थी। रे बाप, विक्टोरिया, अरे कटरीना, नीलम, एला, सापा, तो ऐसे ऐसे नाम आता था। सोचिए, नौसेना का अधिकारी दहल गया, चक्रवात से नहीं दहला है। मतलब नाव डूबते समय भी सोचिए उसको किसकी याद आ रही है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पहले चक्रवातों का नामकरण किस आधार पर किया जाता था? चक्रवातों का नामकरण पहले होता था पत्नियों के नाम पर। किसके नाम पर? पत्नी के नाम पर। बाद में लड़की घुसिया गई सब कि हम इतना खचरा थोड़ी हैं, मतलब आप लोग, हम लोग खचरा हैं लेकिन ज्यादा खचरी नहीं है हम लोग, तो थोड़ा कम बेइज्जती कीजिए। तब कह दिया कि नहीं रही, पत्नी के नाम पे नहीं रखा जाएगा। समझ में आ गया? तो बाद में ये नाम चेंज हुआ। अब हम उस नाम को आपको पढ़ाते हैं। लड़की लोग को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़की लोग में कोई दिक्कत नहीं, लड़की बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हम लड़कियों का कितना बढ़िया से पढ़ाते हैं सबको, बबनी बबनी बोल बोल के। अब भाई कुछ कुछ इतिहास में इतना भयानक भयानक कांडे हुआ है कि अब लड़की लोग को हम क्या करें? इतिहास थोड़े बदल सकते हैं हम। हा? हो गया निसर्ग, अरे बाप रे बाप। आगे देखो, एगो कमेंट कर रहा है कि सर एगो हमरो यहाँ चक्रवात है, प्रियंका। रे बकललवा कहीं का, वो कह रहा हमरो यहाँ एगो चक्रवात है। चलो चक्रवात देखते हैं। देखिए,
अमेरिका में एक चक्रवात आता है जिसका नाम है टार्नेडो। अमेरिका में एक चक्रवात क्या आता है? टार्नेडो। ये बहुत खतरनाक चक्रवात है टार्नेडो। टार्नेडो चक्रवात बहुत खतरनाक है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। टार्नेडो, टार्नेडो साइक्लोन, यह सजुरा बादल के जैसे इतना भयानक आता है ना, ये उखाड़ ले जाता है घर द्वार जहां से गुजरेगा। इसका ऊपरी भाग जो होता है वो किससे जुड़ा रहता है भाई? बादल से जुड़ा रहता है इस टार्नेडो का। टॉर्नेडो इतना खतरनाक होता है, इसका आकार कीप के समान होता है। इसका आकार किसके समान होता है? कीप के जैसा होता है, कीप। इसका आकार किसके जैसा होगा? कीप के जैसा। पूछेगा टॉर्नेडो का सबसे खतरनाक चक्रवात कौन होता है? टॉर्नेडो होता है। इसका आकार कैसा होता है? कीप के समान। कीप समझते हैं? टॉर्नेडो चक्रवात देखिए अमेरिका में आता है टॉर्नेडो चक्रवात। ये भी किसी की पत्नी का नाम होगा टॉर्नेडो। देखो भाई साहब कैसे आता है टॉर्नेडो, देख रहे हैं? कीप के जैसा है यहाँ पर, कीप के समान होता है। कीप नहीं समझते हैं? कीप, आया बकलोलवा, कीप नहीं समझता है सभी से। ऐसे कीप होता है, कान में तेल डाला जाता है, कानून में कुछ फंस जाता है ना तो कानून में तेल डालने के लिए कीप का प्रयोग किया जाता है। तो टॉर्नेडो चक्रवात जो होते हैं सब, टॉर्नेडो चक्रवात का आकार कैसा होता है? कीप के समान हो जाता है। तो कीप के समान दिखता है टॉर्नेडो चक्रवात। अगर भाई दी यहाँ किसी का घर है, हाई कीपवा के रास्ते में पड़ेगा ना तो उखाड़ ले जाएगा इसको। क्या कर लेगा? उखाड़ ले जाता है इसको। तो यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत होशियार होते हैं। यहाँ के लोग जो घर बनाते हैं, अमेरिका के लोग, जिस एरिया में टॉर्नेडो आता है तो ये लोग को पता है कि इस एरिया में टॉर्नेडो अक्सर आता है। जैसे आप लोग को पता है कि आपके एरिया में लू चलता है, चलता है कि नहीं, वैसे हर एरिया के लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये लोग घर कैसे बनाते हैं? देखिए, ये लोग घर जब भी बनाते हैं तो अच्छा सा घर ऊपर बना देंगे लोग, 2 फ्लोर का घर बना दिए, और नीचो 1 फ्लोर बना देते हैं लोग, 1 फ्लोर नीचे बना देते हैं लोग। जब टॉर्नेडो आता है ना तो इसमें चल जाता है सब। देखिए इसके अंदर बैठ जाएगा सर छोटुआ, और इधर छटिया, ये तुरंत बैठ जाएगा सब। ओ माय गॉड, बच जाओ, टॉर्नेडो विल हैंग आवर आउट, हम लोग को उखाड़ ले जाएगा टॉर्नेडो। आएगा टॉर्नेडो यहाँ से भयानक, समझ जाइए। टॉर्नेडो यहाँ से क्या होगा? आएगा, इनका जो घर है उखाड़ के लेके चल जाएगा। जा ले यहाँ पे। अब जब टॉर्नेडो चल जाएगा तो छोटुआ इसमें से झांकेगा, ओ माय गॉड, उखाड़ ले गया घर हमरा, तनिए सा बचल है एगो खंभा, भागो भागो फिर आ रहा है, तो भाग जाएंगे सर नीचे। तो एगो नीचे बनाता है सब। समझ में आया कि नहीं आ गया? कैसे बनाता है सर? नीचे भी बनाते हैं सब। किसी को दिक्कत है? 2 जगह बनाया जाता है। हाँ मम्मी बोलिए। अभी खाना नहीं खाएंगे, अभी क्लास ले रहे हैं। अरे खाना खाने जा रहे हैं, उस खाना खा रहे हैं, बाद में खाएंगे, अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लाइव हैं। ठीक। आप भी फोन करती हैं बीच में, हमको समझ में नहीं आता, आप इमरजेंसी के लिए फोन कर रही हैं कि खाना खाने के लिए फोन कर रही हैं? ठीक ठीक ठीक, खाना खा लेंगे, आएंगे तो। देखो भाई, ऐसा ही घर देखेंगे ना तो केचुआ बनाता है। केचुआ, केचुआ को देखेंगे तो केचुआ ऐसे घर बनाएगा। जो केचुआ समझते हैं चेहरा, केचुआ का घर देखे हैं, वो लेटरिन कर करके ऐसे ऐसे घर बनाता है, इस तरह घर बनाता है, इस तरह घर बनाता है। और केचुआ जो रहता है ना, वो ससुरा अंदरवा रहता है इस तरह से। कहाँ रहता है? अंदर रहता है। और इसमें ना यहाँ से एक छोटा सा रास्ता से जाता है यहाँ पर। अगर आप इसके घर को उखाड़ ले जाइएगा तो केचुआ अंदर से देखेगा, ससुरा कहीं का 1 हफ्ता से लेटरिन कर करके बनाए थे, 1 हफ्ता का लेके चल गया, जाओ कोई दिक्कत नहीं, फिर करेंगे हम, फिर घर बनेगा। सोचो कछुआ, केचुआ इसे लेटरिन से करके बना। इसीलिए कछुआ को किसान का मित्र कहते हैं। ये खोखला कर देता है ना तो अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जमीन में अंदर अच्छे से पहुंच जाता है। तो केचुआ के सिद्धांत को देखकर अमेरिका जैसे विकसित देश लोग टॉर्नेडो से बचने के लिए अपने घर का निर्माण करते हैं। ये बताता है कि प्रकृति हमें अपने आप को जीवन जीने के लिए किस तरह से ढाल देता है, हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। टॉर्नेडो समझ में आ गया? आगे बढ़े।
दिक्कत? मम्मी का फोन आ गया था बीच में। एक कह रहा कि सर शादी करिएगा तो हम लोग को बुलाइएगा। कहाँ अटेगो लोग भाई, तुम लोग शादी करेंगे अगर आप लोग को बुलाएंगे तो अटेंगे कहाँ पे, ये बताइए ना। हाँ, तो लगेगा जैसे बाहुबली शपथ ले रहा है। बाहुबली मतलब मैं, उतना जगह कहाँ है। टॉर्नेडो समझ में आ गया। दूसरा आता है हरिकेन। दूसरा एक चीज और समझिएगा, टॉर्नेडो में, टॉर्नेडो की एक और कैटेगरी होती है कि अगर ये टॉर्नेडो समुद्र पर आएगा, अगर ये टॉर्नेडो समुद्र में आएगा तो कोनो नाव को उलाट देगा। देखिए इस समुद्र में आया, तो जब कभी भी टॉर्नेडो समुद्र में आता है तो इसे हम लोग वाटर पिलर या जल स्तंभ कहते हैं। जल स्तंभ, क्या कहेंगे, जल स्तंभ कहते हैं। तो टॉर्नेडो जब कभी समुद्र के ऊपर से गुजरता है, और मान के चलिए यहाँ पे और कोई जहाज है इस तरह से, ये कोई जहाज है, तो मारेगा, फेंका जाएंगे, जहाजिया को फेंक देगा यहां से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। ठीक है ठीक है। एगो तो इसे बैंक वाला फोन करके कहता है कि आपको ये चाहिए, लोन चाहिए, है चाहिए, नहीं। जल स्तंभ समझ में आ गया। वो कह रहा सर पटना के गांधी मैदान में शादी कर लीजिएगा, अट जाएंगे लोग। नहीं अटेगा उसमें भी, खाली एप्लीकेशन पे 4,10,000 लड़का है सब। हरिकेन आता है कैरेबियन सागर में। हरिकेन कहाँ आता है, कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो कहाँ आता है, टॉर्नेडो कहाँ आएगा, उसमें आएगा। चलो समझ में आ गया। अरे बाबू टाइम क्रॉस कर गया, उस वाले बैच में घुस चुका है, ज्योग्राफी वाले बैच में टाइम घुस चुका है। कल क्लास करेंगे। ले अब ज्योग्राफी का क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम क्या करें, हम यहाँ पे इस वाला टाइम उसमें घुस गया, अब वो एप्लीकेशन वाला लेबे नहीं करेगा। अब पढ़ाते में समझे में नहीं आया कि किसमें चला गया, टाइम में चल गया इस। अब ज्योग्राफी वाले का क्या करें, एप्लीकेशन में लेगा ही नहीं। एक बैच का शेड्यूल रहता है, इसका इस पे चढ़ जाएंगे तो भी इसको हटाना पड़ जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, ज्योग्राफी वाले को देखते हैं, कुछ ज्योग्राफी वाले को। चलिए अब मिलेंगे ज्योग्राफी वाले को, थोड़ा शेड्यूल चेंज करेंगे। अब कल मिलेंगे, कल ज्योग्राफी करा देते हैं, ज्योग्राफी करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए।